प्यारे बच्चों, कल हमने अपने दूसरे पाठ अनमोल रस्सी के मौखिक प्रश्नोत्तर डिस्कस किए थे। जैसा कि हम जानते ही हैं, मौखिक प्रश्नोत्तर लघु प्रश्नोत्तर के रूप में आते हैं। हम इन्हें नोटबुक पे नहीं लिखते हैं, ये काफ़ी मौखिक रूप से ही इसे किया जाता है। तो आज हम चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे हम अपने लिखित प्रश्नों को करेंगे। ये लिखित प्रश्नोत्तर हम अपने नोटबुक में लिखते हैं। तो पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर आपको इसके उत्तर लिखवाएंगे। तो बच्चों, हमने किया था इसके मौखिक प्रश्न कल। आज हम आगे बढ़ते हैं। हमने कहानी की शीर्षक भी के बारे में भी आपको कहा था। आपने ज़रूर इसके बारे में कुछ सोचा होगा और इसके बारे में रफ कॉपी में लिखा भी होगा, जैसा कि कल गृह कार्य मैंने दिया था। अब आज हम लोग इसके लिखित प्रश्नों को हल करेंगे। खुसरो कौन था? तो इन प्रश्नों के उत्तर को आपको नोटबुक में लिखना है। नोटबुक में आपको इसको लिखना है। तो हमारा पहला प्रश्न है, खुसरो कौन था? तो खुसरो जीनत का भाई और बादशाह अकबर का साला था। खुसरो कौन था? खुसरो जीनत का भाई और बादशाह अकबर का साला था। हाँ, तो हम लोग लिखते हैं, खुसरो कौन था? खुसरो जीनत का भाई और बादशाह अकबर का साला था। तो हमने इसमें दोनों जगह से खुसरो को बताया कि वह तो रिश्ते में अकबर का साला था और उनकी बेगम जीनत का भाई था। तो इसीलिए ये हमने ऐसे लिखा, खुसरो कौन था? खुसरो जीनत का भाई और बादशाह अकबर का साला था। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? तो हम जानते हैं कि नगर के सेठ खुसरो को डर करके उन्होंने धन दिया था। किस बात का उनको डर था? कि कहीं खुसरो बादशाह का साला तो था ही, कहीं वह गुस्से में नाराज़ हो जाएगा तो हो सकता है कि उन्हें कुछ सज़ा दिलवा देता। तो इसीलिए नगर के सेठ डर गए थे। ठीक है, तो हम इसका कारण लिखेंगे। नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? इसका उत्तर लिखेंगे, नगर के सेठों ने खुसरो को धन उससे डर कर दिया क्योंकि खुसरो उन्हें सज़ा भी दिलवा सकता था। क्योंकि खुसरो उन्हें सज़ा भी दिलवा सकता था। तो नगर के सेठों ने खुसरो को धन क्यों दिया? नगर के सेठों ने खुसरो को धन इसलिए दिया क्योंकि खुसरो उन्हें सज़ा भी दिलवा सकता था। हमारा अगला प्रश्न है, सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने क्या इशारा किया था? बीरबल ने क्या इशारा किया था? तो हमें क्या लिखना है इसमें? सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। इसमें इशारा क्या किया था? उन्होंने कहा था, बीरबल ने सेठ को कहा था, नगर सेठ जो था, कि आप अपना, जब वे उसकी हवेली नापने लगे थे, सेठ डर गया कि क्या बात है कि बीरबल जो कि
अकबर के दरबारी हैं, वे स्वयं आके उसके हवेली को नाप रहे थे रस्सी से, तो वह डर गया और जब वह आया तो उसे पता चला कि सड़क चौड़ी करनी है और इस कारण से उसकी हवेली तोड़नी पड़ेगी। और इस बातचीत में बीरबल ने सेठ को कहा था, क्या आप अपनी हवेली मुफ्त में बचा ले जाना चाहते हैं? आप अपनी हवेली को मुफ्त में बचा लेना चाहते हैं? तो ये इशारा था। इशारा किसके लिए था? कि आप अपनी हवेली तो बचा सकते हैं लेकिन मुफ्त में नहीं। ये क्या था? इशारा था। उन्होंने खुसरो की तरह डरा के पैसे नहीं मांगे थे। उन्होंने कहा था कि सड़क चौड़ी करने की जिम्मेदारी तो मेरी है और अगर आपको अपनी हवेली बचानी है तो आपको धन लगेगा, आप मुफ्त में नहीं बचा सकते। तो ये एक इशारा था नगर सेठ के लिए। इशारा में उन्होंने इशारे में ही नगर सेठ को बता दिया था कि आपको धन देना पड़ेगा अपनी हवेली को बचाने के लिए। और सेठ ये इशारा समझ गया कि बिना धन दिए उसकी हवेली नहीं बचेगी। तो यही प्रश्न किया है इसमें। सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने क्या इशारा किया था? प्रश्न है, सेठ बीरबल का इशारा समझ गया, बीरबल ने क्या इशारा किया था? तो सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने इशारे में सेठ से धन देने की मांग की थी, तभी सेठ की लाखों की हवेली बच सकती थी। तो इसको क्या लिखेंगे बच्चों? जरा ध्यान से देखो। सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने इशारे में सेठ से धन देने की बात की थी, तभी सेठ की लाखों की हवेली बच सकती थी। तो हमारा तीसरा प्रश्न है, सेठ बीरबल का इशारा समझ गया, बीरबल ने क्या इशारा किया था? तो हमने देखा, इसका उत्तर आपको लिखना है, जैसे हमने डिस्कस किया था वैसे ही लिखाया है। सेठ बीरबल का इशारा समझ गया, सेठ बीरबल का इशारा समझ गया। बीरबल ने इशारे में सेठ से धन देने की मांग की थी, तभी सेठ की लाखों की हवेली बच सकती थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। घ प्रश्न हमारा है, खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गई? तो हमने देखा, जिस दिन अकबर ने जो परीक्षा ली थी उसका परिणाम आने वाला था। परीक्षा क्या थी कि दोनों को 2 गज रस्सी से अधिक धन कमाना था। जो अधिक धन कमा के लाएगा वो बुद्धिमान कहलाएगा। ये परीक्षा थी। परीक्षा किसने ली थी? अकबर ने ली थी। तो जब ये परीक्षा का दिन आया, अगले दिन, तो हमने देखा कि खुसरो और जीनत बड़े खुश थे, क्योंकि उस समय दरबार में बीरबल भी अभी आए नहीं थे। उन लोगों को लग रहा था कि शायद बीरबल धन न कमा पाए हों, इसलिए वे शर्म के मारे दरबार में नहीं आए। उन्हें अपनी जीत निश्चित लग रही थी। वे सोच रहे थे कि वे तो परीक्षा जीत चुके हैं। और बड़ी खुशी से खुसरो ने अपनी 50,000 अशर्फियाँ बादशाह अकबर के सामने रख दिया। उसे भरोसा था
कि बीरबल कुछ धन नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि उसने डरा के सेठों से अशरफी ले ली थी। सेठ भी डर गए थे, क्योंकि वे अकबर के रिश्तेदार साले को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो इस बात का फ़ायदा खुसरो ने उठाया और उसे पूरा भरोसा था कि बीरबल खाली हाथ ही आएंगे, क्योंकि उनसे तो कोई डरेगा नहीं। वो तो अकबर के साधारण से दरबारी थे। लेकिन जब उस दिन बीरबल 5 लाख अशरफियाँ लेके दरबार में पहुँचे तो खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गई, क्योंकि वे परीक्षा में हार गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि बीरबल आसानी से उस रस्सी को बिना बेचे, बिना उसकी कीमत लगाए ही 5 लाख अशरफियाँ ले आएंगे। परीक्षा में हार जाने के कारण दोनों भाई बहन जीनत और खुसरो, उनकी गर्दनें झुक गई। वे परीक्षा में हार चुके थे और अब उनका बीरबल से ऊंचा ओहदा पाने की लालसा पूरी न हो पाई थी। तो यही कारण था बच्चों कि उनकी गर्दनें झुक गई थी, शर्म से झुक गई थी। शायद वो परीक्षा में हार गए थे। और दोनों की, क्योंकि दोनों बहन भाई ने मिलके ही ये षड्यंत्र रचा था कि बादशाह के दरबार में खुसरो को ऊंचा पद मिले। परीक्षा सबके सामने हुई थी, दरबार में उसका परिणाम सबने देखा था। तो इसमें कोई हार जीत या कोई दुविधा की बात नहीं थी कि कौन जीता कौन हारा। यह परिणाम एकदम साफ था। इस कारण दोनों भाई बहन हार जाने के कारण उनकी गर्दनें झुक गई थी। तो हम इसको लिखते हैं बच्चों अपने शब्दों में। खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गईं? प्रश्न है, खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गईं? उत्तर लिखते हैं, खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गईं क्योंकि बादशाह अकबर की परीक्षा में बीरबल रस्सी के बदले खुसरो से अधिक धन कमाकर सफल हो गए थे। फिर से एक बार देखते हैं इसको। खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गईं? उत्तर है, खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गईं क्योंकि बादशाह अकबर की परीक्षा में बीरबल रस्सी के बदले खुसरो से अधिक धन कमाकर सफल हो गए थे। परीक्षा में सफल हो गए थे। घ प्रश्न है हमने, खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गईं? खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गईं क्योंकि बादशाह अकबर की परीक्षा में बीरबल रस्सी के बदले खुसरो से अधिक धन कमाकर सफल हो गए थे। खुसरो और जीनत की गर्दनें क्यों झुक गईं? खुसरो और जीनत की गर्दनें झुक गईं क्योंकि बादशाह अकबर की परीक्षा में बीरबल रस्सी के बदले खुसरो से अधिक धन कमाकर सफल हो गए थे। तो इसको ये थे बच्चों हमारे लिखित प्रश्न उत्तर। आपकी सुविधा के लिए मैं इनके लिखित प्रश्न उत्तर के उत्तर आपको व्हाट्सएप पे और स्नैप होमवर्क पे, दोनों पे मैं भेज दूंगा ताकि आप इसको लिख सकें। तो लिखित प्रश्न उत्तर हमें अपनी हिंदी नोटबुक में करना है।
हमारी हिंदी नोटबुक आपको पता है डबल लाइन की नोटबुक होती है, और उसको हम करना। आगे के प्रश्न करेंगे। अगले प्रश्न हमें बुक पे ही करना है क्योंकि स्पेस दिया है। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है बच्चों, इसको हम आसानी से अपने पाठ्य पुस्तक में कर सकते हैं, इसीलिए इसको नोटबुक में करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो दूसरा प्रश्न हमारा है, सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। क, खुसरो बहन जीनत के कान क्यों भरता था? तो हमने पाठ में देखा था, खुसरो जीनत का भाई था। जीनत बादशाह अकबर की बेगम थी। तो खुसरो क्या चाहता था? वह चाहता था कि अरे वो तो बादशाह का रिश्तेदार है, वो रिश्ते में तो बादशाह अकबर का साला हुआ, तो उसको दरबार में ऊंचा पद मिलना चाहिए। रिश्तेदार और साधारण दरबारी में अंतर होना चाहिए ना। उसको लगता था कि बादशाह अकबर को मुझे बीरबल से ऊंचा पद देना चाहिए, क्योंकि मैं बादशाह अकबर का रिश्तेदार हूँ, साला हूँ, उनके बेगम का भाई हूँ। लेकिन बादशाह अकबर वे काबिलियत को ध्यान देते थे, वे बुद्धिमान को ही ऊंचा पद देना चाहते थे। तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या उत्तर होगा। खुसरो बहन जीनत के कान क्यों भरता था? कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना। कान भरने का क्या अर्थ होता है बच्चों? एक मुहावरा है, चुगली करना। जीनत से हमेशा बोला करता था कि बहन आप ही कुछ करो, आप ही बादशाह को समझाओ कि मुझे ऊंचा पद मिलना चाहिए, बीरबल से ऊंचा पद मुझे मिलना चाहिए। आप कुछ ऐसा करो कि बादशाह अकबर आपकी बात मान जाएं और मुझे दरबार में ऊंचा पद दे दें। तो ये इसको शिकायत करना भी कहते हैं। मुहावरे का अर्थ, कान भरने का अर्थ होता है चुगली करना या शिकायत करना। तो हमेशा शिकायत करता रहता कि बादशाह मुझे ऊंचा पद नहीं देते हैं। तो इसके कौन कौन से कारण थे हम लोग देखते हैं। पहला है, दरबार में ऊंचा ओहदा पाने के लिए, वज़ीर बना दिए जाने के लिए, बादशाह का विश्वास पात्र बनने के लिए, बीरबल से ऊंचा ओहदा पाने के लिए। वह बीरबल से ऊंचा ओहदा पा, तो ये असली उसको दुख या जलन बीरबल से ही था। वह केवल बीरबल से ऊंचा ओहदा पाना चाहता था, वह वज़ीर नहीं बनना चाहता था। वह केवल बीरबल से ऊंचा ओहदा, उसे बीरबल से ईर्ष्या थी, जलन था। उसे लगता था कि रिश्तेदार होने के कारण मुझे ही बीरबल से ऊंचा पद मिलना चाहिए, ओहदा मिलना चाहिए। तो इसका सही कारण है बच्चों, ये दूसरे पेज में लिखा है, बीरबल से ऊंचा ओहदा पाने के लिए। तो हम इसको टिक करेंगे, बीरबल से ऊंचा ओहदा पाने के लिए। वह दरबार में ऊंचा ओहदा नहीं पाना चाहता था, वज़ीर भी नहीं बनना चाहता था, बादशाह का विश्वास पात्र भी नहीं बनना चाहता था। उसका एक ही मकसद था कि वो किसी तरह बीरबल से ऊंचा ओहदा पा जाए। उसको बीरबल से ही ईर्ष्या थी या जलन थी। इसलिए हमारा ये चौथा जो उत्तर है वह सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को क्या दिया? 2 गज ज़मीन का टुकड़ा, 2 गज कपड़े का टुकड़ा, 2 गज रस्सी का टुकड़ा, 2 गज लकड़ी का टुकड़ा। तो गज, गज शब्द है बच्चों। एक गज पहले
आज़ादी से पहले लंबाई नापने के काम आता था। ये 90 सेंटीमीटर का होता, ये मीटर से 1 मीटर से छोटा होता। गज़ कैसे कितना सेंटीमीटर होता है? 90 सेंटीमीटर का। पहले कपड़े भी गज़ के हिसाब से ही बिकते थे, बाद में मीटर का चलन बढ़ा, अब कपड़े मीटर के हिसाब से बेचे जाते हैं। तो एक गज़ 90 सेंटीमीटर का होता था और 1 मीटर से भी छोटा होता था। तो हम बादशाह अकबर ने खुसरो और बीरबल को क्या दिया था हम जानते हैं। 2 गज़ रस्सी का टुकड़ा। उन्होंने ज़मीन का टुकड़ा नहीं दिया था, कपड़ा नहीं दिया था, लकड़ी का टुकड़ा नहीं दिया था, रस्सी का टुकड़ा। इसीलिए हमारी जो पाठ का नाम है वो अनमोल रस्सी रखा गया। तो सही उत्तर है 2 गज़ रस्सी का टुकड़ा। दो गज़ रस्सी का टुकड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, बीरबल कितनी अशर्फियाँ लेकर आए? तो हमने देखा खुसरो ने 50,000 अशर्फियाँ जमा की थी सेठों को डरा के, और बीरबल ने सेठों की हवेली बचाने के लिए कि कितने अशर्फियाँ जमा की थी हमने? बीरबल ने 5 लाख अशर्फियाँ। तो बीरबल ने कितनी, हमने पाठ में देखा था कि उसने 5 लाख अशर्फियाँ जमा की थी नगर सेठों को डरा के। तो हमारा सही उत्तर है 5 लाख अशर्फियाँ। 5 लाख अशर्फियाँ। बीरबल कितनी अशर्फियाँ लेकर आया? 5 लाख अशर्फियाँ लेकर आए। बीरबल 5 लाख अशर्फियाँ लेकर आए। तो हमने आज बच्चों लिखित प्रश्नों को डिस्कस किया और उसके बाद हमने MCQ मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन किए। लिखित प्रश्न हमें नोटबुक पे करना है और सही उत्तर के सामने टिक लगाओ। जो MCQ वाले क्वेश्चन है इसको हम बुक पे ही करेंगे क्योंकि बुक में जगह दिया हुआ है। आगे चलते हैं भाषा से। यहाँ कुछ व्याकरण के हमें प्रश्न मिलते हैं। पढ़ो और समझो। बुद्धि क है बुद्धि, बुद्धिमान, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि, बुद्धिमानी। तो इसमें ध्यान से देखो, इसमें मूल शब्द जो है, मूल शब्द है बुद्धि और बाकी जो शब्द हैं वे बुद्धि शब्द के शब्द परिवार के शब्द। तो ये शब्द परिवार क्या होता है बच्चों? मूल शब्द से बनने वाले सारे शब्द उसके शब्द परिवार कहलाते हैं। तो परिवार में क्या होते हैं? एक परिवार में सदस्य होते हैं। तो उसी तरह एक मूल शब्द है बुद्धि और बुद्धि से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? बुद्धिमान, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि, बुद्धिमानी। ये सारे क्या हुए? ये सारे शब्द परिवार के सदस्य हुए। मूल शब्द था बुद्धि। तो आज हमने जाना कि शब्द परिवार किसे कहते हैं और मूल शब्द से कैसे शब्दों की रचना होती। हम जानते हैं कि व्याकरण के 3 भाग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो शब्द
काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं बच्चों शब्द? क्योंकि वे ही वाक्यों की रचना करते हैं, उनसे ही वाक्य बनते हैं। तो हमने ये शब्द विचार वाला जो भाग है व्याकरण का, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। एक मूल शब्द से कैसे अन्य शब्द बनते हैं, ये सब अन्य शब्द उसी मूल शब्द के शब्द परिवार के ही सदस्य होते हैं। उसी तरह हमारा दूसरा शब्द है मान। मान मूल शब्द है, इससे क्या बना है? सम्मान, अपमान, सम्मानित, अभिमान। मूल शब्द है मान। मान से बनने वाले शब्द थे सम्मान, अपमान, सम्मानित, अभिमान। अगला है हमारा मूल्य। मूल्य, मूल्य से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं? अमूल्य। अमूल्य मतलब जिसका मोल ना लगाया जा सके। मूल्यवान, कीमती के लिए हम लोग कहते हैं, जैसे मूल्यवान। बहुमूल्य और मूल्यवान में बहुमूल्य मतलब जिसका बहुत अधिक मूल्य हो। जैसे अगर हम तुलनात्मक बोलें तो तांबा एक मूल्यवान धातु है। तांबा है, मूल्यवान है। सोना बहुमूल्य है, उसका अधिक मूल्य होता है तांबे के तुलना में, और तांबा बाकी धातुओं से महंगी होती है। तो अगर तांबा जो एक धातु होती है वो मूल्यवान कहेंगे। सोना बहुमूल्य मतलब अधिक मूल्य वाला। अमूल्य मतलब इतना अधिक मूल्य कि हम उसकी कीमत भी न लगा सके। जैसे बादशाह अकबर की जो रस्सी थी अमूल्य थी। बीरबल ने कहा कि वह तो अनमोल है या अमूल्य है, उसकी तो नगर में कोई कीमत भी नहीं लगा सकता। जैसे सच्चाई, ईमानदारी, इनकी कीमत अनमोल हो, अमूल्य है, वह खरीदी नहीं जा सकती। तो उसी तरह अमूल्य। मूल्यांकन, जैसे अभी कक्षा परीक्षा हुई थी, क्लास टेस्ट हुई थी, उसका मूल्यांकन कर रहे हैं टीचर। मूल्यांकन किया जाता है। तो मूल शब्द था मूल्य। और कौन कौन शब्द उससे बने? अमूल्य, मूल्यवान, बहुमूल्य, मूल्यांकन। तो मूल्य जो है ये सब में है, इसीलिए हम इसको मूल शब्द बोलते हैं। मूल मतलब मेन, या इसी से सभी शब्दों की उत्पत्ति हुई या बने हैं। धन, अगला शब्द है हमारा धन। धन से क्या बना है? धनी। जिसके पास अधिक धन होता है उसको धनी कहते हैं। मूल शब्द धन। धन क्या होता है? पैसा, सोना और कीमती वस्तुएं। धन से धनी, अधिक धन वाले को धनी कहते हैं। धनवान वह व्यक्ति जिसके पास धन होता है उसे हम धनवान बोलते हैं, धनवान व्यक्ति है। ठीक है। निर्धन, जिसके पास धन ना हो उसे निर्धन कहते हैं। इसमें भी मूल शब्द धन आया है। निर्धनता, निर्धनता का अर्थ होता है गरीबी। निर्धनता का अर्थ होता है बच्चों गरीबी। तो मूल शब्द था धन। धन से धनी बना, धनवान बना, निर्धन बना, निर्धनता बना।
तो मूल शब्द धनी और इसके शब्द परिवार के कौन कौन से सदस्य थे? धनी, धनवान, निर्धन, निर्धनता। तो बच्चों शेष प्रश्न हम कल करेंगे, तो इस पे इनको ज़रा पढ़ना। मूल शब्द किसे कहते हैं और मूल शब्द से कैसे शब्दों का निर्माण होता है।